नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बार आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज जो विषय मैं इस एपिसोड में उठाने वाला हूँ, शायद उसकी इस देश को बहुत ज़रूरत थी। आज हम बात करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों की, जिसने हमारे प्रगति पथ को रोक रखा है, जकड़ रखा है। होना तो ये चाहिए था कि बतौर पड़ोसी हम सब आपस में मिलकर सामंजस्य से रहते, सौहार्द से रहते और प्रगति कर एशिया में, विश्व में एक मिसाल कायम करते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि समय का चक्र बहुत बलवान है और हर किसी को, चाहे वो मुल्क हो या इंसान हो, उसको अपना किए की सज़ा मिलती ही है। एक तरफ है पाकिस्तान, जिसने पिछले 70 सालों से भारत के नाक में दम कर रखा है, कई युद्ध लड़ चुका है, छद्म युद्ध, छुपा हुआ युद्ध तो वह रोज़ भारत से करता है, लेकिन आज उसको कटोरा लेकर भीख मांगने पर भीख भी नहीं मिल रही। तो जी हाँ जनाब, हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं ड्रैगन की, चाइना की। जी हाँ, ठीक समझा आपने, जिसके सामानों से हमारा मुल्क अटा पड़ा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर और परोक्ष तौर पर खोखला करने का कोई भी अवसर छोड़ा नहीं है। हमारे नीति नियामकों की नीति ऐसी रही कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था पूरी तरह से चाइना पे निर्भर हो गई। तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी चाइना से हम निर्यात बंद करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि 70 सालों ने देश में इस दिशा में काम ही नहीं हुआ। आज हम अपने मेट्रो को बड़े गर्व से देखते हैं, लेकिन मेट्रो का डब्बा और मेट्रो का इंजन उसी चाइना से आता है। हमारी पूरी फार्मा इंडस्ट्रीज, दवाई भले भारत में बनती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन चाइना से। तो बहुत सारे मसलों में हम चाइना पे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे छोटे मोटे उद्योग धंधे, हमारे एसएमई, ये समाप्त हो गए। अब आप कहेंगे कि जनाब यहाँ चाइना का क्या काम? बहुत सही सवाल है आपका। तो मैं इसी सवाल का जवाब इस एपिसोड में दूंगा कि क्या चाइना भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। जी हाँ जनाब, आपने डोकलाम में देखा, आपने चाइना के बॉर्डर पर आए दिन चीनी सैनिकों की घुसपैठ, कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की आपने देखी है। और भारत सरकार इस खतरे को कितनी गंभीरता से लेती है इन्हीं मुद्दों पर। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना की खोखली होती अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और हम यह भी देखेंगे कि क्या चाइना पाकिस्तान की राह चल पड़ा है, क्या उसकी भी अर्थव्यवस्था का वही हाल होगा जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का है। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था, मैं नहीं कह रहा, जो डाटा आए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके हवाले से भारत इस परिप्रेक्ष्य में मौजूदा समय में जिस रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, वह भारत के सुनहरे भविष्य की तरफ, भारत के बच्चों के सुनहरे भविष्य की तरफ, भारत के युवाओं के सुरक्षित भविष्य की तरफ एक स्पष्ट इशारा करती है। तो जी हाँ जनाब, कि जैसा मैं कह रहा था कि आखिर ये जो ड्रैगन अभी आपने पीछे दिनों तक देखा, सबसे बड़ी सुरंग चाइना, सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना, सबसे बड़ा ब्रिज चाइना, सबसे बड़ी बिल्डिंग चाइना। तो ये जो बड़ी बड़ी की होड़ लगी थी चाइना में,
ये कहीं ना कहीं पंप्ड इकोनॉमी थी, जिसकी हवा निकलते ही शायद आज सब कुछ धराशायी होने की कगार पर है और शायद अपनी जनता के गुस्से से निपटने के लिए चाइना भारत की तरफ, भारतीय सुरक्षा की तरफ आंख उठा सकता है, उंगली उठा सकता है। देखिए, अभी संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक का हवाला दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें ऐसा कहा गया कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और उसका प्रोपोगंडा आर्म भारत में पूरी तरह से सक्रिय है। किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले इस तरह के प्रयास, इस तरह के प्रोपोगंडा वॉर, उसके छद्म सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा उस देश में फैलाए जाते हैं, जहां भर्मजाल बुना जाता है, जहां तरह तरह के र्यूमर फैलाए जाते हैं और तरह तरह की दुष्प्रचार किए जाते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो प्रोपोगंडा आर्म है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में जो चाइना के हितों के खिलाफ हैं, चाइना के बढ़ते दुष्प्रभावी कदम के खिलाफ हैं, उसके बढ़ते एक्सपेनिस्टिस्ट पॉलिसी के खिलाफ हैं, वहाँ पे मीडिया के सहयोग से, मीडिया में घुसपैठ करके, उनको पैसा देकर इस तरह का काम किया जा रहा है। तो यह भारत के प्रति चाइनीज़ खतरे के बढ़ने का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रमाण है कि दुष्प्रचार वॉर, प्रोपोगंडा वॉर पहले, फिजिकल वॉर बाद में। अब देखिए चाइना की स्थिति क्या है। कभी वहाँ के लोगों ने मुझे खुद बताया, मैं चाइना गया हूँ, तो वहाँ की जनता से जो मुलाकात हुई, जो बात हुई और जितना मैं समझ पाया, वह यह था कि एक अंडा जुटाने के लिए, एक अंडा खाने के जुटाने के लिए उन्हें 7 दिन काम करना पड़ता था। और उसके बाद जो दौर आया, वो दौर आया कि बस स्वर्ग ही बन गया चाइना, और सबको रहने के लिए मकान, स्वास्थ्य, सुंदर सड़कें, साफ़ सुथरे सड़क और भव्य शहर, और सबको रहने के लिए मकान। ऐसा लगा शायद यह आदर्श व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको अपना बोलने का अधिकार खोना पड़ेगा। लेकिन तोड़ के ढोल सुहावने जैसा ये देखने में लगता था। आपने देखा है वो तियानमन चौक पे चाइनीज़ तानाशाही का अत्याचार की किस तरह से टैंक से छात्रों को कुचल दिया गया, लोगों के आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन चाइना शायद अपने इसी विस्तारवादी और इसी निरंकुश प्रवृत्ति का खुद ही कब शिकार होता चला गया, उसको या उसकी कम्युनिस्ट पार्टी को इसका ज़रा भी अंदाज ही नहीं हुआ। भारत के लिए चाइना कैसे खतरा है या खतरा बन कर के उभर रहा है, अगर इसको समझना है तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक नज़र पाकिस्तान और नेपाल पे डालना पड़ेगा। आज पाकिस्तान और नेपाल को चाइना और चाइनीज़ बिजनेसमैन ने पूरी तरह से अपने कुत्सित जालों में जकड़ रखा है। नेपाल में जाकर काठमांडू में मुझे खुद इस अवसर को देखने का, इस खतरे को देखने का, समझने का अवसर मिला। जनाब, आज की तारीख में नेपाल में ये हाल है, काठमांडू में ये हाल है कि कहने को वो लॉ एजेंसियाँ नेपाली दूतावास या नेपाली सरकार की है, और बट उस पे चलता चाइना का है। एक एक थाने, एक एक पुलिस, एक एक बिजनेस, एक एक बिल्डिंग पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, कब्जा है। वो अपनी मनमानी करते हैं, नेपाली लोगों के ज़मीन भी हथियाते हैं, बिजनेस भी हथियाते हैं और तरह तरह के जुल्म करते हैं। लेकिन पूरे नेपाली सत्ता को उन्होंने अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है, ब्यूरोक्रेसी में अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है, और उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता।
बोलने पे उसका हश्र बहुत बुरा होता है। पाकिस्तान की हालत आपसे छुपी नहीं है। तो यह वक्त की ज़रूरत है कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को गलत और सही तरीके से जो भारत में हो रहा है उसको अविलंब रोका जाए। बरसों तक चाइना के फंड से पलने और पुष्पित होने वाली राजनीतिक पार्टियां हमेशा चाइना के जुल्म और सितम के खिलाफ इस देश में मौन रही हैं। अगर हम जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा भूभाग जानबूझकर चाइना को सौंप दिया, ले जाने दिया, यह कह के कि यह उर्वरा भूमि नहीं है, यह बंजर भूमि है, इसका भारत क्या करेगा। शायद जवाहरलाल नेहरू के इस नीति की कीमत आज भारत को चुकानी पड़ रही है। तो आइए मैं जिस खतरे की तरफ आपकी नज़र ले जाना चाहता हूँ कि चाइना कैसे, ये जो ड्रैगन है जो कभी आग उगलता था, आज अपने ही आग में जलने को मजबूर है। देखिए, जो थियाननमेन चौक स्क्वायर की घटना, वह लड़ाई तो बोलने के लिए लड़ी गई थी, आज़ादी के लिए लड़ी गई थी, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई थी, लेकिन अब जो आग चाइना में लग रही है यह जीवन की है, यह संघर्ष की है। और ख़ास करके इससे प्रभावित चाइना का युवा वर्ग है। चाइना की आबादी विश्व में सबसे बड़ी आबादी है, ये आपको पता है, और वहाँ हो क्या रहा है। जो चाइना ने इस पंप्ड इकोनॉमी का निर्माण किया, जो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पे कब्जा करके अपने यहाँ के बनाए प्रोडक्ट को अच्छे बुरे जिस तरह से दूसरे देशों की इकोनॉमी में कब्जा किया, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भारत में भी उसने प्रयास किया, उसके मद्देनज़र वहाँ क्या हुआ कि युवाओं के लिए पैसा भी आया उस देश में और युवाओं के लिए अवसर भी खुले। उस अवसर और पैसा की चकाचौंध में चाइना यह भूल गया कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल ही होती है। नैसर्गिक विकास, the natural development process is something different, and pumped development process, fused development process is something different. तो वो जो फ्यूज डेवलपमेंट प्रोसेस का मॉडल चाइना ने खड़ा किया, उसमें क्या हुआ कि चाइना का युवा वर्ग खास करके बहुत भारी संख्या में स्कूल और कॉलेज जाकर के तकनीकी शिक्षा, MBA की शिक्षा लेने लगा। शुरू में चाइनीज़ सरकार ने उनको बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाए, वो ख्वाब, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे भी हुए। मुझे अपने चाइना दौरे में यह याद है कि मैं बारमूडा पहने, टी-शर्ट पहने कुछ चाइनीज़ युवाओं से सड़क के किनारे मिलता था, जो करोड़ों नहीं, जो $1 मिलियन की नहीं, $1 बिलियन की कंपनी खड़ा करने की बात किया करते थे। तो मुझे लगता था या ये पागल है या मैं पागल हूँ। लेकिन बरसों के बाद फिर मुझे जब चाइना जाने का अवसर मिला और मैं उन लोगों से मिला, तो वो जो बातें वो सड़क किनारे हाफ पैंट, बारमूडा पहनकर, टी-शर्ट पहनकर मुझसे किए थे, वो बातें सत्य दिखी मुझे। तो बड़ा विस्मय हुआ और हमें लगा कि हम भारत के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन शायद वह जो ग्रोथ का दौर, वह जो साइकिल आया, वो जो बुलबुला, वो जो बैलून बनाया गया, वो ब्रस्ट होने वाला है। वो ब्रस्ट कैसे होने वाला है कि इस दौर में इस बड़े सपने को पूरा करने, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने, पेटेंट की लड़ाई, नए नए ईजाद के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां का निर्माण तो चाइना में हुआ, लेकिन इस पे ब्रेक लगा कोविड के दरमियान। कोविड के दरमियान जो अर्थव्यवस्था उनकी बर्बाद हुई और जिस तरह से वहाँ से विदेशी इन्वेस्टमेंट बाहर निकलना शुरू हो गया और चाइना के लिए विदेश के देशों ने, अन्य देशों ने अपना बाज़ार बंद करना शुरू कर दिया, तो अफरा तफरी मच गई। अभी जो खतरा चाइना के सामने सबसे बड़ा है कि उनके युवाओं की संख्या लगातार बढ़ी है।
ये वो युवा हैं जो कॉलेज से निकल रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो तकनीकी शिक्षा से लैस हैं। और सरकारी डाटा के अनुसार इस वक्त चाइना में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वह 21 या 22% को छू रहा है। लेकिन चाइना के ही लोग यह कहते हैं कि यह आंकड़ा गलत है। बेरोजगारी कहीं ना कहीं 46%, 50% के आसपास है। और इस बात का समर्थन इस बात से मिल जाता है जब आज चाइना की सरकार, जिनपिंग की सरकार, युवाओं से यह कहते हुए नज़र आती है कि आप बड़े सपने देखना बंद कर दें। आप नौकरी में चॉइस कि ये करना है वो करना है ऐसा सोचना बंद कर दें। आप ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियों को भूल जाएं और हाथ से श्रम करने, अपनी ज़रूरतों को घटाने का प्रयास करें। यह बड़ा ही गंभीर संकेत है कि जब युवा पढ़ लिख करके तकनीकी शिक्षा से लैस है तो आप उसे बतौर मजदूर या क्लर्क काम करने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन चाइना के पास इसके सिवा कोई विकल्प नज़र आता ही नहीं है और उसको युवा वर्ग को रोज़गार देने के लिए यही एकमात्र तरीका बच गया है। दूसरी तरफ इस तरीके से भी लोगों की बेरोज़गारी दूर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पढ़े लिखे लोगों की फ़ौज लगातार चाइना में बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था पे जो दबाव है उसके कारण यह समस्या और गंभीर हो रही है। वहाँ चाइनीज़ एक्सपर्ट्स, चाइनीज़ अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट्स, चाइनीज़ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आज से चाइना प्रयास करे तो भी इस समस्या से निपटने में चाइना को 10 साल लगने वाले हैं। और 10 साल किसी मुल्क के लिए बहुत बड़ा होता है। तो जो कि मैंने इस वीडियो के आरंभ में कहा था कि कहीं चाइना पाकिस्तान की राह तो नहीं चल पड़ा है और उसकी अर्थव्यवस्था का भी आलम वही होगा जो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का हुआ है, जहां आज लोग सड़कों पे हैं, रोटी रोटी को मुहताज हैं। चाइना फंड रिलीज़ करने के साथ साथ अनेक ऐसे प्रयोग कर रहा है जिससे युवाओं के बीच बढ़ती इस बेरोज़गारी के बाढ़ को रोका जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि समय चाइना की मुट्ठी से फिसल चुका है और इसलिए वह मजबूर है, आधिकारिक रूप से स्वीकार करने को तैयार है कि उसके युवा अब बड़े सपने न देखें। अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप दबा लें ताकि आपको इस तरह के कानूनी और अन्य आवश्यक एपिसोड का डिटेल समय पर मिल जाए। समस्या देखने में सिर्फ युवाओं की है, समस्या देखने में सिर्फ बेरोज़गारी की लगती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होने जा रहे हैं। जब युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तो शादियां नहीं करेंगे, शादियां नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे, सरकारी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी और लिमिटेड पेइंग कैपेसिटी होगी। तो स्वाभाविक है इसका असर बाज़ार में वो जो ख़रीदारी करते हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो अर्निंग होती है, उस पर भी असर पड़ने जा रहा है। तो बेरोज़गारी न सिर्फ युवाओं की समस्या है, हो सकता है फ़िलहाल यह युवाओं की समस्या है, लेकिन बहुत जल्दी यह बहुत गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या चाइना के सामने बन के खड़ी होने वाली है। और इन सब से ध्यान बटाने के लिए चाइना न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी गड़बड़ी फैलाने का कोई भी अवसर जाने नहीं देगा। इसलिए मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको आगाह कर रहा हूं इस एपिसोड के माध्यम से कि चाइनीज़ मीडिया के इन्फ्लुएंस से बच के रहें, उसके प्रोपेगेंडा वॉर पर कड़ी नज़र बनाए रखें। और मुझे उम्मीद है
कि भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार की पैनी नज़र चाइना के इस तरह के कुचर्क पे ज़रूर रहेगी और वो समय रहते यथावत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।